वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। जॉर्ज आर मार्टन की बनाई गई इस ख्यालाती दुनिया में तीन बड़े बरआज़म हैं। मशरक में मौजूद बड़े बरआज़म को एसोस, जनूब के बरआज़म को सथोरियस और मगरबी बरआज़म को वेस्ट्रोस का नाम दिया गया है, जबकि एसोस के आखिरी कोने अशाई से जनूब की जानब बरसगीर उल्फोस वाक़या है। अगर प्लानिटोस को भी ज़मीन की तरह ही गोल तस्वर किया जाए तो एसोस का आखिरी कोना जहां अशाई वाक़या है उसके मज़ीद मशरक में भी कुछ इलाके होने चाहिए, या फिर अगर वेस्ट्रोस के मगरब की सिमत सफ़र करें तो क्या आगे अशाई आ जाएगा, जो कि मालूम दुनिया का मशरक की सिमत आखिरी कोना है। ये सवाल हमारे ही नहीं बल्कि वेस्ट्रोस और बाकी दुनिया के भी कई बहादुर जहाजरानों के जहनों में भी आया। उन्हीं में से एक मशहूर जहाजरान थी अलीसा फारमन। इस वीडियो में हम अलीसा फारमन, उसके टारगेरियंस से ताल्लुक और उसके वेस्ट्रोस के मगरब की सिमत किए जाने वाले मशहूर सफ़र पर बात करेंगे। इसके साथ ही अलीसा फारमन की कहानी कैसे और सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की मशहूर टारगेरियन किरदार डेनेरिस टारगेरियन की कहानी पर असरअंदाज होती है पर भी रोशनी डालेंगे। टारगेरियन बादशाह जहारिस टारगेरियन की बड़ी बहन रेना टारगेरियन के बारे में रेना की जिंदगी पर बनाई गई वीडियो में बात कर चुका हूँ। रेना ने अपनी जिंदगी के कई साल हाउस फारमन की कैसल फेयर कैसल पर गुजारे और वहां उसकी दोस्ती लॉर्ड फारमन की बेटी अलीसा फारमन से हो गई। जब शहजादी रेना ने फेयर जजीरे को छोड़ा तो अलीसा भी शहजादी रेना के साथ ड्रैगनस्टोन आ गई। शहजादी रेना की सहेली अलीसा फारमन असल में मुतजस्सस और एडवेंचरस तबीयत की मालिक थी और एक जगह पर ठहरे रहना उसके बस में नहीं था। बाकी कसर ड्रैगनस्टोन की बोरिंग कैसल ने पूरी की और अलीसा फारमन जिंदगी के इस ठहराव से पक चुकी थी। वो हाउस फारमन की रुकन थी जो कि समुंदर में अपने बड़े बहरी जहाज़ों की वजह से मशहूर था। अलीसा ने अपने बचपन से ही पानी में तैरना और फिर बहरी जहाज चलाना शुरू कर दिया और लड़कपन तक आते आते वो एक जहाज की कैप्टन बन चुकी थी। ड्रैगनस्टोन पर अलीसा ने शहजादी रेना को एक जहाज तैयार करने की दरख्वास्त की क्योंकि वेस्ट्रोस के मगरब की सिमत सफ़र करना उसका ख्वाब था और अब तक कोई भी इस सिमत में सफ़र नहीं कर पाया था और ना ही किसी को पता था कि इस सिमत क्या है। लेकिन शहजादी रेना, जो कि अपनी सहेली को खोना नहीं चाहती थी, ने इस दरख्वास्त को रद्द किया। इसके बाद अलीसा ने इंतहाई कदम उठाने का इरादा किया और शहजादी रेना को छोड़कर हाउस वलारियन की सीट ड्रिफ्ट मार्क पहुंची। ड्रिफ्ट मार्क से अलीसा फार्मर ने जहाज लिया और पेंटोस जा पहुंची, जहां से आगे ब्रावोस शहर उसकी मंजिल थी। शहजादी रेना को यही लगा कि अलीसा ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्ट मार्क तक गई होगी, लेकिन 15 दिन बाद ड्रैगन स्टोन का गार्ड ये खबर लाया कि ड्रैगन यार्ड में से ड्रैगन के 3 अंडे गायब हैं। शहजादी ने पूरी कैसल में अंडे तलाश करने का हुक्म दिया, लेकिन जब वो ना मिले तो यही नतीजा निकाला कि अंडे अलीसा फारमन अपने साथ लेकर भाग गई है। शहजादी रेना ने ड्रिफ्ट मार्क अलीसा फारमन की खबर के लिए पैगाम भेजा तो पता चला कि वो पेंटोस चली गई है और पेंटोस में भी उसका कोई सुराग ना मिला तो शहजादी ने खबर बादशाह जहारिस को पहुंचाने का फैसला किया। जब जहारिस ने इस खबर को सुना तो बोला कि ये अंडे पूरा बहरी बेड़ा खरीदने के लिए काफी हैं और अगर इन अंडों से ड्रैगन्स ने जन्म ले लिया तो दुनिया में हमारे हाउस के अलावा भी ड्रैगन लॉर्ड्स आ जाएंगे। मिस्टर बेनिफर ने कहा कि ड्रैगन स्टोन से दूर इन अंडों से शायद ड्रैगन्स पैदा भी ना हो। तो जहारिस का कहना था, अगर ऐसा हुआ तो यही समझूंगा कि किसी ताजर ने 3 महंगे पत्थर खरीद लिए हैं, लेकिन अगर यहाँ से यीटी तक कोई भी ड्रैगन पैदा हुआ तो उसकी खबर हम तक पहुंचनी होगी और हम उन ड्रैगन्स की हवालगी का मुतालबा करेंगे। अगर उन ड्रैगन्स को मारना भी पड़ा तो मारेंगे कि कोई भी नया पैदा होने वाला ड्रैगन वर्मीथोर और ड्रीम फायर के सामने टिक नहीं पाएगा। इसके साथ ही जहारिस ने अपने एक वजीर, जो कि एसोस से था, को तमाम आज़ाद शहरों में जासूसी करने का हुक्म दिया कि कहीं भी अलीसा फार्मर नजर आए फौरन पैगाम पहुंचाया जाए। इसके अलावा अंडों की गुमशुदगी की खबर बाहर ना जाने पाए की भी सख्त तलकीन की, लेकिन इसमें अब देर हो चुकी थी कि ड्रैगन स्टोन पर हर किसी को ड्रैगन अंडों की गुमशुदगी का पता था और मछेरे दूसरे जजीरों पर भी जाते तो आगे बातें करते। ऐसे में जहारिस तक कई अफवाहें पहुंची कि अलीसा फार्मर यहाँ है या वहाँ है, लेकिन कोई भी खबर सच साबित ना हुई। अलीसा फार्मन पेंटोस से ब्रावोस पहुंची और अपना नाम बदलकर एलिस वेस्ट हिल रख लिया और ब्रावोस के सरबराह से मिली। अलीसा ने ड्रैगन अंडे उसको बेचकर हासिल होने वाले सोने को आयरन बैंक में जमा करवाया और उससे हासिल होने वाली आमदन को एक बड़े बहरी जहाज सन चेजर की तमीर पर लगाना शुरू किया।
براوز میں الیسا کو بحری جہاز تیار کرنے میں کافی وقت لگا، لیکن جب یہ جہاز تیار ہوا تو اپنی مثال آپ تھا۔ یہ جہاز خاص طور پر گہرے پانیوں میں چلائے جانے کے قابل تھا اور اس میں کئی مہینوں بلکہ سالوں تک کا راشن بھرا جا سکتا تھا۔ براوز سے نکلنے سے پہلے براوز کے سربراہ نے الیسا کو اپنے محل بلایا اور تنبیہ کی کہ اپنا سفر دھیان سے شروع کرو کہ تمہاری مخبری کے لیے پورے ایسوس میں لوگ پھر رہے ہیں۔ الیسا براوو سے نکلی اور نیروسی میں جنوب کی طرف سفر شروع کیا۔ وہ آزاد شہر تائروس پہنچی اور وہاں سے کرائے پر تیر انداز اور سپاہی لیے تاکہ ویسٹروس اور ایسوس کے درمیان موجود جزیروں، جنہیں سٹیپ سٹونز کہا جاتا ہے اور جو قزاقوں کا گڑھ ہے، کو بآسانی پار کیا جا سکے۔ سٹیپ سٹونز سے بحفاظت گزرنے کے بعد اس نے شہر لیس میں ان کرائے کے سپاہیوں کو اتارا اور مزید راشن پانی جمع کر کے اولڈ ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گئی۔ الیسا فارمن اولڈ ٹاؤن خزاں کے آخری ہفتے میں پہنچی اور وہاں اس کا مقصد ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا تھا جن کا خواب اسی کی طرح نئی منزلیں کھوجنا ہو۔ اس کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو سفر کے دوران خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی بغاوت کر کے اسے واپس آنے پر مجبور کریں، یعنی ایسے لوگ جو اپنی مرضی سے اس مشکل سفر پر جانا چاہتے ہوں، لیکن ایسے لوگ ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ الیسا سے پہلے کوئی بھی ویسٹروس کے مغرب میں موجود سن سیٹ سی میں نہ گیا ہو۔ الیسا سے ہزاروں سال پہلے ایک سٹارک بادشاہ برینڈن دی شپ رائٹ نے بحری جہازوں کا ایک بڑا بیڑا تیار کیا اور مغرب کی سمت نکل پڑا، لیکن کبھی واپس نہ آیا۔ اس کے بیٹے نے غصے میں سٹارک خاندان کے بقیہ تمام جہازوں کو آگ لگا دی اور اس کو برینڈن دی برنر کا نام دیا گیا۔ اس برینڈن کے ہزاروں سال بعد آئرن بون کا ایک جہاز گریٹ وک سے نکلا اور راستہ بھٹک کر سن سیٹ سی میں ایک جزیرے پر پہنچا جو کہ باقی آئرن جزیروں سے 8 دن کی مسافت پر تھا۔ جہاز کے کیپٹن نے اس جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس تعمیر کیا اور ہاؤس فارورڈ کی بنیاد رکھی، لیکن ان تمام لوگوں نے سن سیٹ سی کے شمالی حصے میں سفر کیا جہاں بڑے بڑے سمندری کریکنز اور دوسری دیو ہیکل مخلوقات کی بھرمار ہے اور پانی بھی جمع ہوا ہوتا ہے۔ الیسا کا منصوبہ سمندر کے جنوبی حصے کے نیلے پانیوں میں سفر کرنا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو الیسا کا مذاق اڑایا، لیکن الیسا اپنے ارادے کی پکی تھی اور ڈریگن انڈے بیچنے سے حاصل کی گئی دولت کی وجہ سے عام جہاز رانوں کے مقابلے میں 3 گنا قیمت ادا کرنے کے قابل تھی۔ الیسا کی اولڈ ٹاؤن میں موجودگی کی خبر لارڈ ہائی ٹاور کو بھی پہنچی، جس نے اپنے پوتوں سر نورمن اور سر یوسٹس کو پوچھ پڑتال کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ الیسا سے ملے تو اپنا نام بھی الیسا کے قافلے میں درج کروا دیا۔ یہ دونوں منجے ہوئے جہاز ران تھے، اس لیے جب لوگوں نے ان دونوں کا نام بھی سنا تو دڑا دڑ الیسا کے قافلے میں شامل ہونے لگے کہ اگر ہائی ٹاورز اس سفر پر نکل رہے ہیں تو ضرور مال و دولت ہاتھ لگے گا۔ کنگز لینڈنگ میں بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ ایلس ویسٹ ہل نامی کوئی عورت مغرب کی سمت سفر کرنے کے لیے آدمیوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ جہارس نے نام سے اندازہ لگایا کہ یہ الیسا ہی ہو سکتی ہے اور فوراً لارڈ ہائی ٹاور کو پیغام بھجوایا کہ اس عورت کو گرفتار کر کے کنگز لینڈنگ میں پیش کیا جائے۔ جب تک جہارس کا پیغام لارڈ ہائی ٹاور کو پہنچا تب تک الیسا اپنے سفر پر نکل چکی تھی۔ لارڈ نے اپنے بحری جہاز بھی اس قافلے کے پیچھے بھیجے، لیکن ایک ایک کر کے سب واپس لوٹ آئے۔ اس کے 3 سال بعد ایک دن اولڈ ٹاؤن کی بندرگاہ پر ایک جہاز آ کر رکا، جس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے پہچان نہ پایا۔ اس جہاز میں سے اترنے والے 10 میں سے 9 آدمی سمر آئی لینڈز کے تھے اور پھر لارڈ ہائی ٹاور کا پوتا سر یوسٹس باہر آیا اور سب کو پتہ چلا کہ یہ اس مشہور قافلے میں سے ایک جہاز ہے۔ سر یوسٹس کا چہرہ سورج کی تپش سے گہرے رنگ کا ہو چکا تھا اور سفر شروع کرتے وقت جو عملہ تھا ان میں سے کچھ لوگ ہی بچے تھے۔ لوگ یہی سمجھے کہ یہ جہاز واقعی میں مغرب کی سمت سے سفر کرتے ہوئے مشرق میں سمر آئی لینڈز میں چلا گیا تھا۔ لارڈ ہائی ٹاور کے نائٹس سر یوسٹس کو لے کر ہائی ٹاور پہنچے اور وہاں اس نے اپنے سفر کی کہانی سنائی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سر یوسٹس کے مطابق ہاربر سے نکل کر ہمارا سفر بہت ہی خوشگوار رہا، سورج چمک رہا تھا اور ہوا بھی اچھی تھی، اس لیے ایلس ویسٹ ہل کے جہاز نے ایسی رفتار پکڑی کہ ہم پیچھے رہنے لگے۔ ہم اکیلے نہیں تھے بلکہ کئی مچھیرے بھی دکھتے رہے اور ایک آدھا بڑا بحری جہاز بھی۔ 12 دن کی مسافت کے بعد وہ جنوب کے سمر آئی لینڈز کی سطح پر تھے اور مغرب میں اس جگہ تک کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے جشن منایا اور شاید یہی چیز خداؤں کو پسند نہ آئی۔ سب سے پہلے ہوا چلنا بند ہوئی اور 15 دن تک جہاز اتنا ہی سفر کر پائے جتنا وہ چپوؤں سے چلا سکتے تھے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ذخیرہ شدہ خوراک کے 1 درجن صندوقوں میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات تو نہ تھی، لیکن انہیں محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت ہوا چلنا شروع ہوئی
और आसमान खून जैसा सुर्ख हो गया। सुबह होने से पहले ही सितारे गायब हो चुके थे। हवा का जोर तेज हुआ और समुंदर सर पर चढ़ आया। ये पहला तूफान था, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, और हर एक पहले से ज्यादा शिद्दत वाला। आसमान पर मुसलसल बिजली चमक रही थी और सर यूस्टस और सर नॉर्मन के जहाज़ों ने लेडी एलिस के जहाज को खो दिया। अब वहां दो ही जहाज थे। सर यूस्टस ने बिजली की चमक में देखा तो सर नॉर्मन के जहाज पर बिजली गिरी, जिससे उस पर आग लग गई, और फिर पानी की एक बड़ी लहर आई और जहाज को अपने साथ ले गई। सर यूस्टस के जहाज का अमला क्रैकन क्रैकन चलाने लग गया। जैसे तैसे भी सर यूस्टस का जहाज बच गया और अगली सुबह समुंदर इस तरह सुकून से था कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। उनका जहाज बिल्कुल तबाह हो चुका था। अमले के 9 अफराद डूब चुके थे। तभी उन्होंने दूर एक जहाज देखा जो लेडी एलिस का था और इन्हीं की तरफ आ रहा था। तूफान के दौरान ही लेडी एलिस का जहाज बाकी 2 जहाजों से अलग हो चुका था और तूफान ने उसके जहाज को मगरब की तरफ धकेल दिया। वहां एलिस के जहाज के अमले ने दूर समुंदर में परिंदों को उड़ते देखा। जब वो करीब पहुंचे तो 3 जजीरों को पाया और फिर सर यूस्टस के जहाज को लेने के लिए वापस आए। उनका जहाज चलने के काबिल नहीं था, इसलिए 3 कश्तियों के धक्का लगाने से वो जहाज भी इन जजीरों तक पहुंचा। इन 3 जजीरों का नाम लेडी एलिस ने एगोन, वसीनिया और रेनिस के नाम पर रखा। वहां कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन ताज़ा पानी के चश्मे, जंगली सूअर, बड़ी छिपकलियां और मीठे फल थे। उन्होंने दोनों जहाज़ों की मरम्मत की और उन्हें ताज़ा पानी और फलों से भरा। इन जजीरों पर सब ने ऐसे मसाले भी चखे जो कहीं और मौजूद ना थे। फिर सर यूस्टस ने वापस आने की बात की, लेकिन एलिस का कहना था कि ये तो बस शुरुआत है। इससे आगे और भी ऐसी ज़मीनें होंगी जो कि और ज़्यादा चीज़ों से मालामाल हैं। लेकिन सर यूस्टस ना माना, और अगर वो इससे आगे जाना भी चाहता तो जहाज़ का अमला आगे ना जाने देता कि उन्होंने सर नॉर्मन का जहाज डूबते हुए देखा था और इन लहरों में उनको क्रैकर नजर आया था। इस जजीरे पर से सर यूस्टस ने 3 बड़ी छिपकलियां साथ लीं और वापसी का सफर किया, जबकि लेडी एलिस मगरब की सिमत चल पड़ी। वापसी पर उनका सामना फिर से तूफानों से हुआ, लेकिन वो ज्यादा शिद्दत वाले नहीं थे। एक समुद्री महलूक लेविथियंस के एक झुंड से उनका टकराव हुआ और उनमें से एक लेविथियन, जो कि एक जहाज से भी बड़ा था, ने उनके जहाज पर हमला किया और जहाज का अगला हिस्सा टूट गया। जिसके बाद सर यूस्टस ने अपना रुख समर आइलैंड्स की तरफ किया, लेकिन वो समर आइलैंड्स से भी जनूबी तरफ थे और बरे आजम सथोरियस पहुंचे। वहां वो 1 साल तक रहे, लेकिन सथोरियस एक अजीबोगरीब जगह थी। वहां सोने, हीरों और दूसरी महंगी चीज़ों की कसरत थी, लेकिन इसके साथ ही अजीबोगरीब मखलूक़ात भी थीं। वहां उन्होंने इंसानों की तरह चलते बंदर, बंदरों की तरह की आवाज़ें निकालते इंसान, ड्रैगन्स की तरह के वाइवर्न्स, सैकड़ों किस्म के जहरीले सांप और बेशुमार दूसरी मखलूक़ात देखी। समुद्री पानी तो एक तरफ, वहां ताज़ा पानी भी साफ नहीं था और जो भी पीता वो चंद दिनों में ही मर जाता। वो सब वहां ऐसे ही मर जाते, लेकिन फिर वहां से कुछ समर आइलैंडर्स का गुजर हुआ, जिन्होंने सर यूस्टस और उसके अमले की मदद की और उन्हें एक जजीरे पर ले जाकर वहां उनका जहाज मरम्मत किया और वहां से फिर वो वापस ओल्ड टाउन पहुंचे। ये तो कहानी थी सर यूस्टस की, जो मगरब की जानब जाते हुए रास्ते से ही वापस लौट आया। लेकिन लेडी एलिस का यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि वो कहाँ गई, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुई या नहीं। कई सालों बाद कार्लोस वलारियन, जो कि अपने ज़माने का कामयाब तरीन जहाज़रान था और मशरक की जानब कई सफ़र किए थे, उसके मुताबिक जब वो अशाई बाई शैडो पहुंचा तो वहां उसे एक पुराना जहाज़ जो कि कई मौसम झेल चुका था नजर आया, और वो जहाज़ कोई और नहीं बल्कि अलीसा फार्मन का जहाज़ सन चेजर ही हो सकता है। कार्लोस के इस बयान से इन बातों को तकवीत मिली कि प्लानिटोस वाकई में गोल है और अलीसा मगरब से मशरक तक पहुंच चुकी थी। इधर किंग्स लैंडिंग में बादशाह जहारिस ने अभी अपने ड्रैगन अंडों को बुलाया नहीं था। जहारिस ने किंग्स लैंडिंग और वेस्ट्रोस में मुख्तलिफ तमीराती कामों के लिए ब्रावोस के आयरन बैंक से कर्जा ले रखा था, पर उसे यह भी मालूम था कि आयरन बैंक ने ही अलीसा का जहाज बनाने में मदद की और उसके सफर का खर्च उठाया। इसीलिए जहारिस ने कैप्टन बार्थ को ब्रावोस में आयरन बैंक और सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा। जहारिस का पैगाम बहुत वाज़ेह था, जंग या अमन। जहारिस ब्रावोस शहर और उसके सरबराह को कदर मंजिलत की निगाह से देखता था।
और ब्रावोस चूंकि वलेरिया से भागे हुए गुलामों का शहर था, इस वजह से भी जहारिस ने खुद वर्मीथोर पर ब्रावोस जाने की बजाय सेप्टन बार्थ को बात करने के लिए भेजा। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो जहारिस के पास फिर ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि जहारिस हर सूरत वो 3 ड्रैगन अंडे हासिल करना चाहता था। ब्रावोस के सरबराह ने किसी किस्म के भी ड्रैगन अंडे अपनी मलकियत में होने से इनकार किया और ये भी कहा कि अगर वो अंडे मेरे पास हों भी तो उसका मतलब है कि मैंने वो अंडे खरीदे हैं। जिस पर सेप्टन बार्थ ने कहा कि एक चोर से खरीदे हैं। इसका जवाब सी लॉर्ड ने यह दिया कि इसका क्या सबूत है कि वो चोर से खरीदे गए, क्या उस चोर को पकड़ा गया और उस पर मुकदमा बनाया गया, और इन अंडों का मालिक कौन था, इसका सबूत क्या है। इस पर सेप्टन बार्थ ने कहा कि हम आपको ड्रैगन्स दिखा सकते हैं, फिर आप ही फैसला कर लेना कि अंडे किसके हैं। ब्रावोस का सरबराह इस धमकी को समझ गया और कहा कि हाँ, जानता हूँ कि जहारिस के पास ड्रैगन्स हैं और वो मेरे शहर को दिनों में ही राख बना सकता है। हम वलेरिया के पुराने ड्रैगन लॉर्ड्स और उनके ड्रैगन्स को भी जानते थे और कुछ भी भूले नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास ड्रैगन्स हैं तो हमारे पास भी एक ऐसी खुफिया तंजीम है जो किंग्स लैंडिंग को तबाह कर सकती है। इसके लिए उन्हें लाखों लोगों को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ चंद एक लोगों को मारना होगा। जहारिस अपने बाप से सियाना और चाचा से नरम दिल बादशाह है, इसलिए वो सोचो विचार के बाद ही कोई फैसला करेगा कि लाखों लोगों को बेवजह जंग में धकेलना है या इन चीजों को ऐसे ही चलने देना है। सेप्टन बार्थ ने पूछा कि उसकी क्या पेशकश है, तो सी लॉर्ड ने कहा कि अगर आप वेस्ट्रोसी जंगजू हो तो हम ताजर हैं और तजारत ही करना चाहते हैं। किसी के पास इसका सबूत नहीं कि वो अंडे मेरे पास हैं, और ना ही किसी को पता चलेगा जब तक उनमें से ड्रैगन्स पैदा नहीं हो जाते। तो उस वक्त तक जहारिस यही समझे कि उसने मुझे 3 महंगे पत्थर बेचे हैं और इन अंडों के बदले में मैं उसे सोना पेश करता हूँ। इसके बाद दोनों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हुआ। सेप्टन बार्थ ने जहारिस की मंजूरी की शर्त पर सी लॉर्ड से ये मनवाया कि आयरन बैंक का जितना भी कर्ज वेस्ट्रोस पर था वो सब माफ होगा, और अगर बादशाह ने ब्रावोस में इन अंडों में से मुर्गियां पैदा होने की भी खबर सुनी तो उसका महल सबसे पहले जलाया जाएगा। बाद में कई लोगों ने इस मुआहदे पर एतराज़ात उठाए तो सी लॉर्ड ने सेप्टन बार्थ को बेवकूफ़ बना दिया और यह कि इन अंडों की कीमत जो अदा की गई उनसे कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन इस मुआहदे के बाद ब्रावोस के वेस्ट्रोस के ताल्लुकात नॉर्मल हो गए और मज़ीद कोई भी हलल ना आया। ये अंडे मुमकिना तौर पर ब्रावोस में ही रहे और इनसे ड्रैगन्स पैदा होने के लिए हरारत की ज़रूरत थी, जिसकी बाद में आने वाले सी लॉर्ड्स ने कभी कोशिश ना की। फिर ये अंडे मुबैना तौर पर वेंटोस के मजिस्टर अलिरियो ने खरीद लिए और आखिरी टारगेरियन शहजादी डेनेरिस टारगेरियन की खाल ड्रोगो के साथ शादी के मौके पर डेनेरिस को बतौर तोहफा दिए। इन अंडों को भी डेनेरिस और वासेरिस ने बाकी लोगों की तरह पत्थर ही समझा। इससे पहले जब टारगेरियन खानदान के तमाम ड्रैगन्स मर चुके थे, लेकिन अभी भी उनके पास कुछ ड्रैगन अंडे थे, तो इन अंडों से ड्रैगन्स पैदा करने के लिए कई टारगेरियन बादशाहों और शहजादों ने कोशिश भी की, लेकिन उनसे ड्रैगन्स पैदा ना हो सके। जब ये अंडे डेनेरिस के पास आए और वो सर्द मौसम में इन अंडों को अपने पास रखकर सोती, जिससे उसका बिस्तर गर्म रहता, और फिर दफ्तन फवक्तन डेनेरिस को ड्रैगन्स के ख्वाब आने लगे, जिनके बाद डेनेरिस की दिन भर की थकान उतर जाती और उसे सफर में मजा आने लगा। आखिरकार डेनेरिस के शोहर खाल ड्रोगो की मौत के बाद डेनेरिस ने उसकी लाश और जादूगरनी मैरी माजदूर को ड्रैगन अंडों के साथ जलाया और आखिर में खुद भी उसी आग में कूद गई, तो इनमें से ड्रैगन्स ने जन्म ले लिया। इस तरह करीब 170 साल पहले जब टारगेरियन खानदान के तमाम ड्रैगन्स आपसी खाना जंगी, जिसको डांस ऑफ ड्रैगन्स कहते हैं, में मारे गए थे, के बाद से पहली बार दुनिया ने आग उगलते ड्रैगन्स देखे। डेनेरिस ने इन तीनों ड्रैगन्स के नाम अपने मरे हुए शोहर और 2 भाइयों के नाम पर ड्रोगोन, रेगाल और वासेरियोन रखे। आखिर में बात करते हैं अलीसा फार्मन से मुतल्लक थ्योरीज के बारे में। डेनेरिस टारगेरियन के कार्थ पहुंचने पर उसे वहां एक औरत क्वेथ नजर आती है, जो कि ग्लास कैंडल्स का इस्तेमाल करके किसी और इलाके से डेनेरिस से राब्ता बढ़ाती है और मुख्तलिफ जगहों पर उसे गाइड और आने वाले खतरे से खबरदार करती है। वो डेनेरिस को अपना नाम शैडो बाइंडर क्वेथ बताती है। कुछ लोगों के मुताबिक अलीसा फार्मन वाकई मगरब की सिमत से अशाई पहुंची और अशाई चूंकि जादूगरों का गढ़ है, इसलिए उसने वहां जादू सीखा और शायद वो माजी में बैठकर अपने जादू और ग्लास कैंडल्स के जरिए मुस्तकबिल में डेनेरिस के ड्रैगन्स को देख सकती है। और चूंकि टारगेरियन खानदान के इन्हीं ड्रैगन अंडों ने उसे अपना ख्वाब पूरा करने में मदद की,
اس لیے وہ اب ہاؤس ٹارگیرین کی آخری شہزادی ڈینیریس کو اس کا خواب یعنی آئرن تھرون حاصل کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ بہرحال کویت کون ہے، الیسا فارمن یا کوئی اور، اس کا سچ A Song of Ice and Fire کی آنے والی کتابوں میں سامنے آ ہی جائے گا۔ جہاریس ٹارگیرین کے دور کا یہ بہت ہی اہم واقعہ تھا اور الیسا فارمن کے اس بہادرانہ قدم کے بعد کئی اور لوگوں نے بھی معلوم دنیا کے دور دراز کونوں کا سفر کرنے کا خواب سجایا، جن میں سے سر فہرست کارلوس ولاریون تھا۔ جہاریس ٹارگیرین کے دور کی آنے والی ویڈیوز میں ہم جہاریس اور ایلیسین کے بچوں اور ویسٹروس کے دوسرے معاملات میں ان کے کردار پر بات کریں گے، جن میں کئی پرانے قوانین ختم کرنا اور نئے قوانین متعارف کروانا بھی شامل ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، شکریہ۔